हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक और पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करेंगे जो 2021 में एसएसटी एचटेट में पेपर आया हुआ है सीडीपी का, यानी कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसएसटी का टीजीटी का पेपर जो 2023-2022 में आया हुआ था वो सॉल्व करवा दिया है। अभी पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का, यानी कि हम चले पीछे, मतलब 23 से फिर 22, 21 ऐसे करके लास्ट तक। लास्ट पेपर 2011 में हुआ था, मतलब लास्ट में फर्स्ट पेपर। तो हम ऐसे उल्टी डायरेक्शन में चले, ऐसे करके एसएसटी के सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर 1 बाय 1 करके देख लेना। 30 क्वेश्चन आते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उनको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ अब आप सारे पेपर लाइन में करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एचटेट में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक ही टॉपिक को बार बार उठाया जाता है। क्योंकि मैंने जब इनको सॉल्व किया, मैंने इनको देखा, तब मुझे पता लगा कि पेपर में पहले यही था कि एचटेट में पेपर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। मैंने काफी अच्छे से देखा, 3 ही पेपर सॉल्व किए हैं अभी तक और तीनों में क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं। तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखें और आगे वालों को भी देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन, निर्देशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। निर्देशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है, आपको गलत छांटना। यानी कि बच्चे को क्या दी जाती है, हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी में किसका अध्ययन कर रहे हैं, मतलब किसको पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट को ही पढ़ रहे हैं। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बच्चे को। जैसे तुम पेपर सॉल्व करते हो, एचटेट का ही पेपर खोलते हो, तो फर्स्ट पेज के ऊपर तुम्हारे सामने क्या आती है? इंस्ट्रक्शंस आती है, ठीक है। तो उन इंस्ट्रक्शन को देखकर यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितना टाइम मिलेगा, किस टाइम पर आपको पेपर दिया जाएगा, किस टाइम पर उसको ओपन करना है, ये आपके लिए क्या होती है? निर्देशन होती है, विशेषताएं निर्देशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। उसकी कौन सी विशेषता गलत है? निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करती है। हम खुद को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, इस तरीके से मैं पेपर को क्लियर कर पाऊंगा और इतना टाइम इस सब्जेक्ट पर लगाना है। यानी कि मैं अपने आप को क्या देता हूँ? इंस्ट्रक्शन देता हूँ और मैं समाज के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर समायोजित भी रह सकता हूँ उसको करके। तो ये तो सही बात है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति को विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि खुद इंस्ट्रक्शन देकर वो अपने आप का विकास कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। निर्देशन केवल अन्यों के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है, यानी कि दूसरे उसको क्या देंगे, दूसरे उसके ऊपर प्रयास करेंगे, दूसरे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तब वो खुद की मदद कर सकता है। अभी ऊपर क्या लिखा था कि खुद को समायोजित करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, खुद के विकास के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? केवल अन्य के माध्यम से नहीं, दूसरे भी हमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और हम खुद को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया गलत। इंस्ट्रक्शन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करती। हाँ, यही बात ऊपर लिखी हुई थी। यानी कि आदमी खुद को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए, खुद को समायोजित रखने के लिए और अपने मन चाहे स्थान को प्राप्त करने के लिए। तो ये बात भी सही है, यानी कि गलत कौन सा हो गया? ये। और यहाँ पर चूज क्या करना था? गलत, यानी कि गलत का साथ ही गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना, यानी कि एक्सपीरियंसेस भी हो और उसके साथ इमोशंस भी हो, यानी कि एक्सपीरियंसेस और इमोशन मिलकर संवेदना के साथ व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहलाता है? उस चिंतन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवधारणात्मक चिंतन। अवधारणात्मक चिंतन मोस्टली मूर्त चीजों पर किया जाता है। जो आपके सामने प्रत्यक्ष चीजें होती हैं, जो आपके सामने मूर्त चीजें होती हैं, उनके ऊपर एक्सपीरियंसेस भी हो और साथ में आपके इमोशंस भी जुड़े हो, ऐसे चिंतन को क्या कहा जाता है? अवधारणात्मक चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? मोस्टली क्वेश्चन नहीं, गलत ये वाले पूछे गए हैं। भावनाओं की विशेषताओं से, भावनाएं क्या होती हैं? हमारी फीलिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती हैं, उनमें से कौन सा गलत है? संवेग भावनाओं के आधार पर होते हैं, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी फीलिंग के आधार पर होते हैं। हमारी फीलिंग क्या है, उसी हिसाब से हमारे इमोशंस निकलते हैं। भावनाएं जन्मजात होती हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति को बदल लेती हैं। ज्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। हमें छांटना क्या था? गलत।
देखो मोस्टली जानवरों के पास भावनाएं नहीं होती, यानी कि फीलिंग्स नहीं होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। प्राणियों में बौद्धिक समझ होती है, जानवरों में बौद्धिक समझ नहीं होती है। मनोविज्ञान के मोस्टली एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों पर किए गए थे, लेकिन वो सारे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, इन्होंने स्किनर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो जानवरों पर किए थे, जानवरों का व्यवहार देखा था, लेकिन एज इट इज उसको मानव के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जानवरों में क्या नहीं होती है, बौद्धिक समझ नहीं होती। यानी कि ये बात तो सही है। समय के साथ हमारी फीलिंग्स वो पुरानी पड़ जाती हैं। अभी इस टाइम पर हमें क्या पता किस टाइप के कपड़े पहनने का, कौन सी जॉब चाहिए, वो जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि हमारी फीलिंग दूसरी जॉब को अच्छा मानने लग जाए। यानी कि टाइम के साथ साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और स्थिति भी बदल जाती है। ये बात भी सही लिखी है। भावनाएं जन्मजात होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। फीलिंग्स क्या होती है, एनवायरनमेंट से एक्वायर होती है। अब मेरी फीलिंग, मैं किसी एक ऑफिसर को देखूं तो मुझे ये लगेगा कि मुझे भी यही पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं किसी और मतलब बिजनेसमैन को देखूं, यार जॉब से अच्छा तो बिजनेस है, तो मेरी फीलिंग शायद फिर चेंज हो जाए। यानी कि ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती रहती है, ये जन्मजात नहीं होती है। ये वाला गलत हो गया। संवेग भावनाओं के आधार, यानी कि फीलिंग और इमोशन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, बी वाला। यानी कि भावनाएं होती है ना, जो फीलिंग्स होती हैं, वो जन्मजात नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, भावनाएं जन्मजात नहीं होती हैं। फीलिंग्स एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती रहती है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है उसका अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि बिहेवियर का अध्ययन करके ही, मतलब अधिगम में क्या होता है, बिहेवियर का चेंज होना, जो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और इसकी सबसे पुरानी विधि क्या होती है, आत्मनिरीक्षण विधि। सबसे पुरानी, नैदानिक में क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। प्रयोगात्मक में प्रयोग किए जाते हैं। मनोभौतिक में क्या होगा, हमारा मन का भौतिक ज्ञान, उस विधि का सबसे पुरानी विधि कौन सी है, आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है, यानी कि बच्चा कैसा है, अपराधी बच्चा है और उसकी विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। अब अपराधी बच्चा तो क्या करेगा, तोड़फोड़, लूटपाट, कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ऐसा नहीं करेगा उसका मतलब वो अपराधी बच्चा नहीं है। विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, विद्यालय की संपत्ति, बेंचेस को तोड़ देना, फैन को तोड़ देना, लाइटों को तोड़ देना, यानी कि वो विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करता है, ठीक है। धमकी देना, मेरा नंबर काट लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को बुला लाऊंगा, मैं तुम्हें स्कूल से बाहर देख लूंगा, ऐसी धमकी देता है बच्चा। सताना, परेशान करना, धमकी देना, ये सारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक अपराधी बच्चे की निशानी होती है ये सारी की सारी। शरीर रचना में एस्थेनिक, अब ये एस्थेनिक, ये तो क्या था, एक टाइप का क्रैशमैन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया था, किसने किया था, क्रैशमैन ने, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसमें उन्होंने सुडोलकाय, शेणकाय, है ना, और ये एस्थेनिक टाइप, एक मिश्रित टाइप, ऐसे वर्गीकरण किया था। इसमें क्या बताया था, एस्थेनिक में लंबा होता है, पतला होता है, चिड़चिड़ा होता है, पतला होता है, चिड़चिड़ा होता है, ऐसा बच्चा होता है, ठीक है। यानी कि ये तो एक टाइप का क्या था, क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, और ये वर्गीकरण किसने दिया था, वर्गीकरण दिया था क्रैशमैन ने। चार टाइप से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था, उसमें एक टाइप था एस्थेनिक, यानी कि उसकी विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांडुरा, अब पहली बात तो बांडुरा ने क्या दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। बांडुरा ने क्या दिया था, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो बांडुरा ने हमें क्या दिया था, पहले क्वेश्चन से पहले उसी को एक्सप्लेन ही देख लेते हैं, ठीक है। बांडुरा ने हमें क्या दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, ठीक है। इन्होंने दो बातों के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया था। अब दो बातें क्या थी, एक तो क्या थी, मोटिवेशनल फैक्टर, और एक क्या था, सेल्फ कंट्रोल। ये अल्बर्ट बांडुरा किसकी बात करते हैं, मोटिवेशनल, अभिप्रेरणात्मक फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अभिप्रेरणात्मक कारक। और दूसरा किसकी बात करते थे, ये सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक इन्होंने वो जो दिया था ना, बोबोडोल,
डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, वो उनका फेमस हुआ था एक्सपेरिमेंट। एक उन्होंने वो जीवित जोकर वाला, ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो आप मॉडल तैयार करो ना, वो मॉडल इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बच्चों का अवधान, बच्चों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको सीखने के लिए बच्चे क्या हो, मोटिवेट हो। यानी कि जो भी आप मॉडल, अब टीचर के लिए मेनली बात है, किसके लिए, टीचर के लिए। टीचर प्रेजेंटेशन देते टाइम ऐसा मॉडल तैयार करे, मान लो चाहे जैसे इंडिया का मैप समझा रहा हो, तो इंडिया का मैप इतना इंटरेस्टिंग वे से समझाए, वो मॉडल इस तरीके से लेकर आए कि बच्चों का ध्यान उनकी तरफ बने। ठीक है, ये बात किसने कही थी, अल्बर्ट बांडूराव ने कही थी, और उनकी थ्योरी का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। दो मेन बातों पर ध्यान दिया था, एक मोटिवेशनल फैक्टर और एक सेल्फ कंट्रोल की बात की थी। अब बात आती है कि उन्होंने ये जो 4 तरीके बताए थे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अवधान होना चाहिए। ठीक है, अटेंशन होनी चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटेंशन। ठीक है, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, धारण करना चाहिए। अब वो उस बच्चा उस मॉडल की तरफ अटेंशन करेगा, फिर उसको सीखने की कोशिश करेगा, यानी कि उसकी क्या होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात करते हैं वो, उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन, उत्पाद होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, और रिजल्ट निकलेगा तभी उसको क्या करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, यानी कि क्या होना चाहिए उसका, हिंदी में तो उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। यानी कि आप बच्चे ने कुछ सीखा, उसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको दोबारा करेगा, यानी कि रेनफोर्समेंट देगा, पुनर्बलन देगा। और क्यों, क्योंकि उसका उत्पाद का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया है तो वो क्या करेगा, वो मोटिवेट होगा, यानी कि लास्ट वाला क्या होगा उसका, पुनर्बलन, पुनर्बलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। ये 4 स्टेप दिए थे, पहला क्या था, अवधान, दूसरा धारण, तीसरा उत्पाद, और चौथा पुनर्बलन। ये 4 स्टेप थे। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट अवधान, अवधानात्मक, ये बात सही है, ये बात भी सही है, लेकिन दूसरे में धारणात्मक है, और यहाँ पर क्या आ गया, अभिप्रेरणात्मक, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर ये पहले ही गलत है, अवधान धारणात्मक हो गया, फिर उसके बाद क्या आया था, उत्पाद, उत्पाद आ गया, और अभिप्रेरणा की जगह मैंने क्या लिख रखा है, पुनर्बलन देना। यहाँ पर क्या लिख रखा है, अभिप्रेरणा, यानी कि वो जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी वो उसके लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा सीखने के लिए। अगर उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट गलत आते गए तो रेनफोर्समेंट क्यों देगा, पुनर्बलन क्यों देगा, उस कार्य को दोबारा करके क्यों देखेगा, यानी कि वो मोटिवेट ही नहीं होगा। तो वैसे तो बुक के अंदर देखा जाए तो ये स्टेप दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इसको कैसे देखें, देखो उत्पाद, रिजल्ट तो बाद में हो ही नहीं सकता, ये भी बाद में नहीं हो सकता, ये भी बाद में नहीं हो सकता, तो इस तरफ से देखेंगे तब भी यही आ रहा है, और इस तरफ से देखें तो भी यही आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। जब वो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, ये तो समझा दिया, सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना चाहिए, सेल्फ रेगुलाइजेशन करना चाहिए, खुद को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, खुद को इन्फोर्समेंट देना चाहिए, यानी कि किसी चीज को दोबारा करके देखो, खुद को इंस्ट्रक्शन दो, और खुद के लिए क्या करो, रेगुलरिटी लेकर आओ, तभी आप किसी चीज को लर्न कर पाओगे। क्योंकि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये, अधिगम वाले चैप्टर से, सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी, अल्बर्ट बांडूरा ने। किसने दी थी, अल्बर्ट बांडूरा ने। तो उसका क्रम पूछा गया था, क्रम क्या रहेगा, ये वाला। थोड़ा बहुत है ना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले शब्द आपके मैच नहीं कर रहे होंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, यानी कि क्वेश्चन जब आएगा उसके ऑप्शंस में थोड़ा बहुत कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी तरफ अटेंशन देंगे, फिर उस चीज को धारण करेंगे, सीख लेंगे, सीखने के बाद रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालने के बाद उसको पुनर्बलन देंगे। नेक्स्ट क्या है, यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, एक आधा क्वेश्चन हर बार आता है, और ये कहा था वैलेंटाइन ने कहा था। ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य है। अब इस विकास और अभिवृद्धि वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने तीसरा पेपर सॉल्व किया, तीनों में ही पूछा गया, यानी कि इस टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इस टॉपिक को जरूर कर लेना। पूछा क्या गया, असत्य। विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकास में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं, बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है,
शारीरिक रूप से भी चेंज आते हैं और मानसिक रूप से भी चेंज आते हैं, संवेगात्मक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग बनता है, भावनात्मक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनता है, बौद्धिक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि चेंज तो उसमें आते हैं। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय है, अपूर्वानुमेय होता है, अपूर्वा नहीं होता, पूर्वानुमेय होता है। ये ए लगाकर इसको गलत कर दिया, यानी कि विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, पहले से अब डिसाइडेड होता है ये बच्चा बड़ा होकर क्या बन सकता है, उसके शारीरिक स्ट्रॉन्गनेस देख के, उसका मानसिक रूप से देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, यानी कि अपूर्वानुमेय नहीं होता। तो ये गलत हो गया, और गलत का साथ ही गलत आंसर तो हमारा बी निकल गया, लेकिन आगे वाले भी पढ़ लेते। आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चा देखो, जैसे वो चलना सीखता है तो हमें यह डर रहता है वो स्टेयर से ऊपर ना चला जाए, छत पे से ना गिर जाए, वो गर्म पानी को हाथ ना लगा दे, वो रोड को हाथ ना लगा दे, मतलब हमें ये डर रहता है वो रोड क्रॉस करते टाइम व्हीकल्स के सामने ना आ जाए। यानी कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा संकटपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता व एवं अधिगम का उत्पाद है, यानी कि विकास यानी कि परिपक्वता। जैसे बच्चे में मान लो छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा स्विमिंग नहीं सीख पाता, लेकिन वही बच्चा 7 साल का होगा तो वो स्विमिंग सीख पाएगा, यानी कि उसका विकास हो गया। अब परिपक्वता से उसका विकास हुआ ना, उसने कोई नई चीज सीखी, यानी कि उसका विकास हो रहा है, लेकिन किसके साथ हुआ? मेच्योरिटी के साथ हुआ। जैसे जैसे एज बढ़ी, परिपक्वता आई, उसका विकास हुआ। अधिगम सीखने के बाद, अधिगम क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग से भी क्या होता है? विकास होता है। यानी कि परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद क्या है? विकास है। यानी कि आप कई बार इसको ये भी पूछ लिया जाता है, परिपक्वता व अधिगम विकास का उत्पाद है, वो बात गलत हो जाती है। आप इसको ध्यान से पढ़ो, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, यानी कि उसका रिजल्ट है। इस ये आएगी और ये आएगी तभी विकास होगा, उसका रिजल्ट ही है। आप कई बार इस स्टेटमेंट को घुमा दिया जाता है पेपर को मुश्किल बनाने के लिए। तो आंसर क्या रह जाएगा? बी वाला। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है। कब होती है वो? देखो वैसे तो है ना, इसका आंसर उत्तर बाल्यावस्था भी हो सकता है और किशोरावस्था भी हो सकता है। यानी कि किशोरावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करें। प्रारंभिक किशोरावस्था जिसको टीन एज कहा जाता है, जिसको वय संधि कहा जाता है, जिसको वय संधि की एज कहा जाता है, जिसको टीन एज कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है, जिसको एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कहा जाता है। ये एज कितने से कितने तक होती है? ये 11 से 14 साल। ये कब से कब तक की होती है? 11 से, फिर से 14 लिखी, इधर लिखो, ये कब से कब होती है? 11 से 14 वर्ष। यानी कि हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो ये होती है 11 से 13, और जब बॉयज की बात करें तो ये होती है 12 से 14। तो हमने इसका मिड निकाल लिया है, यानी कि 11 से 14 साल वाली एज क्या होती है? एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, टीन एज होती है, वयसंधि होती है। इस टाइम पीरियड में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, लड़कियों का विकास जल्दी होता है, ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी में। और ये किसका पार्ट है? ये किशोरावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करें, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तरा किशोरावस्था। उस टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे तो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगर प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था लिखना होता है तब भी आंसर क्या लिखते हैं? प्रारंभिक। ठीक है, किशोरावस्था लिखा ही ना होता, सिर्फ ये आंसर होते, और यहाँ पर गर्भावस्था लिखते, एक आंसर गर्भावस्था भी होता, तो हम किसकी तरफ जाते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की तरफ। यानी कि जैसे ऑप्शंस होते हैं उस हिसाब से हमें जाना होता है। रियल आंसर इसका ये है, वयसंधि, टीन एज और एज ऑफ प्यूबर्टी। और ये टाइम पीरियड क्या होता है? 11 से 14 वर्ष। गर्ल्स में ये 11 से 13 और बॉयज में ये 12 से 14। इसको क्या कहा जाता है? इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो ये होता है बाल्यावस्था और एक्चुअल किशोरावस्था के बीच का टाइम पीरियड। बच्चे के अंदर इतना मतलब कंफ्यूजन रहता है कि वो अभी बाल्यावस्था में ही है, वो बच्चा ही है, या वो किशोर होगा, यानी कि उलझन की अवस्था में रहता है। दुविधा, तूफान, संघर्ष, उस अवस्था जो स्टैनली हॉल ने किया था, दिया था नाम, वो नाम इसी अवस्था को कहा जाता है, वयसंधि, टीन एज और एज ऑफ प्यूबर्टी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? समग्रवादी का मतलब क्या होता है? यानी कि मिला जुला, क्या था ये? मनोवैज्ञानिक का मिला जुला अध्ययन। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक एक बच्चे के शारीरिक पक्ष भी देखेगा, मानसिक भी देखेगा, बौद्धिक भी देखेगा, संवेगात्मक भी देखेगा, संज्ञानात्मक भी देखेगा, मतलब सारी तरह के पक्षों का अध्ययन करेगा जो मनोवैज्ञानिक, उसको क्या कहेंगे? समग्रवादी। समग्रवादी के अंदर क्या आता है? सारे पक्ष देखे जाए,
तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि अकेला संज्ञानात्मक लिखा हुआ है, ठीक है। चेतना, यहाँ पर क्या लिखा है, संपूर्ण, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया, यानी कि संपूर्ण रूप से मानसिक, फिर उसका शारीरिक हो सकता है, ठीक है, उसका सामाजिक हो सकता है, संवेगात्मक तो आ ही गया, उसका और क्या हो सकता है, संवेगात्मक। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर इमोशंस देखे जाते हैं और यहाँ पर मानसिकता देखी जाती है, संज्ञानात्मक। यानी कि संपूर्ण रूप से जो इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा उस मनोवैज्ञानिक को किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, समग्रवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। आंसर क्या रह जाएगा, अस्तित्व के तरीके और समस्या नहीं, हमें समग्र क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव का फ्रायड ने किससे संबोधित किया। देखो इसके आसपास के सारे क्वेश्चंस ही मैं करवा देती हूँ, ठीक है, इसके आसपास के सारे क्वेश्चंस हम इसी पेज पर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कौन थे, सिगमंड फ्रायड। अच्छा इसमें नाम नहीं लिखा क्या, देखो इस वो लिखा हुआ फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था हमें एक साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मनो लैंगिक, लैंगिक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। देने वाले कौन थे, सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी, इन्होंने 5 अवस्थाएं दी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहले हिंदी में लिखवा देती हूँ, इसको क्या कहा जाता है, मुखीय, फिर आता है गुदीय, फिर आता है लैंगिक, फिर आता है सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, ठीक है, और फिर आता है जननेंद्रिय। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद कर लो भाई, कई बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ओरल, इसको क्या कहते हैं, एनल, इसको क्या कहते हैं, फॉलिक, और सुप्तावस्था को क्या कहा जाएगा, इसको सुप्तावस्था को कहा जाएगा लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और जननेंद्रिय अवस्था को क्या कहा जाएगा, जेनिटेड। टाइम पीरियड क्या है इसका, जन्म से लेकर, अब 0 लिखा होता है, मैं इसको जन्म से लिखती हूँ 18 माह, 18 माह से लेकर यानी कि 1.5 साल से लेकर 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष, और 5 से 12 और 12 के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन कहां से था, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया। देखो इस पहले वाले में तो क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है जो हमारा फीडिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बच्चे को कंट्रोल करना, यानी कि पहले डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने तक मदर का फीडिंग कराओ, उसके बाद ऊपर की चीजें खिलाओ। तो यहाँ पर तो कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ना उसको कंट्रोल करने की। दूसरे वाले में क्या दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लैंगिक अवस्था में यानी कि फालिक अवस्था में यहाँ पर 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। एक तो होती है ऑडिपस, क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है, ऑडिपस, और एक होती है एलेक्ट्रा, एलेक्ट्रा, ठीक है। ये तो किस में होती है, बॉयज में, और ये किस में होती है, गर्ल्स में। जब ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है गर्ल्स में, उसके कारण लड़कियां अपने फादर के ज्यादा क्लोज होती है, और जिस बॉयज में क्या होती है, ऑडिपस ग्रंथि, जिस लड़कों में ये ज्यादा होती है वो अपनी माँ के ज्यादा क्लोज पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, लड़कियों की पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया, यानी कि उन्होंने कहा था कि इस अवस्था में भी क्या पाई जाती है, कामुकता पाई जाती है, और वो कामुकता को उन्होंने किससे रिलेट किया था कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां पाई जाती है, इलेक्ट्रा, ठीक है। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण लड़कियां अपने फादर के ज्यादा क्लोज होती हैं, और बॉयज में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वो अपनी माँ के ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है।
ये ऐसी कोई बात ही नहीं की थी और ऐसी भी कोई ही बात नहीं की थी, यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब ऐसे नाम देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रा लड़की का नाम हो सकता है और लड़कियों में ही इलेक्ट्रा पाई जाती है। और लड़कियां किसके क्लोज होंगी? फादर के। और वैसे भी रियल लाइफ में आप वो करके देख सकते हो। खा लो, नहीं चलिए खा लो, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपनी माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि माता पिता की बुद्धि ज्यादा होती है और बच्चे कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। अब ये बात ना लिखता, ठीक उल्टा होता है, तो इसका आंसर कुछ और हो जाता। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? वंशानुक्रम के 3 नियम होते हैं। वंशानुक्रम के 3 नियम होते हैं, ठीक है, 3 नियम होते हैं। एक तो होता है समानता का नियम, समानता का नियम। दूसरा होता है विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम। और तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम। और ये देने वाले कौन थे? सोरेनसन थे, सोरेनसन थे, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रख लो, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, प्रत्यागमन का नियम। जो फर्स्ट लॉ है उसमें तो कहा जाता है कि जैसे माता पिता सेम वैसे ही बच्चे, लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे, माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान है, माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हैं। विभिन्नता में क्या होता है? थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी होता है, ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है। और प्रत्यागमन में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। अब यहाँ पर पहली लाइन थी, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धिमान। अब कम बुद्धिमान है तो हो सकता है कि विभिन्नता का नियम हो, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। अब ठीक उल्टा किसमें होता है? रिग्रेशन में, यानी कि बिल्कुल अपोजिट। अब ऐसा नहीं है, कई बार कह देते हैं कि माँ बाप तो इतने गोरे हैं, बच्चा इतना काला, पता नहीं किसका। नहीं, वो उन्हीं का है। हो सकता है कि वो पीछे वाली जो पीढ़ी है, उसकी दादी नानी या उसके फादर की साइड या मदर की साइड, उनके गुण बच्चों में आ गए। क्योंकि गुण क्या होते हैं? गुण ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के माध्यम से। तो हो सकता है पिछली पीढ़ियों के गुण उनमें आ गए हो, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? रिग्रेशन का नियम, प्रत्यागमन का नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन का नियम। ऊपर वाले 2 बाकी जो आंसर थे वो इसमें आए नहीं स्क्रीनशॉट में, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यागमन का नियम। अच्छा, आए हुए हैं चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम। ऐसा कुछ नहीं होता, वही 3 नियम होते हैं, समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो आंसर विल बी लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुखी सोच व्यक्तित्व का विशेषता है? पहली बात तो ये किसने दिया था, जिसको हिंदी और इंग्लिश में यूंग लिखा होता है या जुंग लिखा होता है, ठीक है। उन्होंने 2 टाइप का व्यक्तित्व को डिवाइड किया था। एक तो उन्होंने कहा था इंट्रोवर्ट और एक उन्होंने कहा था एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। अब अंतर्मुखी वो होते हैं जो बिल्कुल रिजर्व नेचर के बच्चे होते हैं। क्या चाहिए बेटा? ले जाओ। अंतर्मुखी क्या होते हैं? जो इंट्रोवर्ट टाइप बच्चे होते हैं, जो मिलनसार नहीं होते, जैसे कि लेखक हो गया, कवि हो, कवि तो फिर भी एक्सट्रोवर्ट टाइप होते। ले जाओ। लेखक हो गया, या फिर जिनके अंदर बौद्धिकता, जिनके अंदर बौद्धिक कॉज के अंदर वो लीन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? ये समाज सेवी हो गए, या ये पॉलिटिशियंस हो गए, या टीचर हो गया, यानी कि अपनी बातों को बाहर निकाल सके, उनका फ्रेंड सर्कल, उनके अंदर सामाजिकता भी अधिक होती है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? एक्सट्रोवर्ट। और यही आज के दिन जो क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी का, उसका मुख्य क्लासिफिकेशन इसी को माना जाता है, ठीक है। इसको क्या माना गया है आज के दिन? इस क्लासिफिकेशन को इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना गया है कि आदमी 2 ही टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि किसी के अंदर दोनों गुण भी पाए जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो अंतर्मुखी भी हो सकता है और वो बहिर्मुखी भी हो सकता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एम्बिवर्ट।
जिसको बोला जाता है उभयमुखी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उभयमुखी। जैसे कि मेंढक होता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है, तो इनको इंग्लिश में उभयमुखी को क्या बोला जाता है, एम्बीवर्ट, ठीक है। अब बात किसकी की गई थी, अंतर्मुखी। क्वेश्चन क्या सिखाने की कोशिश की है मैंने तुम्हें कि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, यूंग और जुंग, मतलब एक ही आदमी है, वो इंग्लिश में स्पेलिंग अलग होती है और हिंदी में कुछ अलग तरीके से देते, दो ही तरीके से वर्गीकरण किया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। यथार्थवादी और व्यवहारवादी, ये तो क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। अपनी बौद्धिक खोज में लीन, ये अंतर्मुखी होता है। तथ्यों के साथ सिद्धांत यानी कि एक्सट्रोवर्ट होता है। अपने विचारों और आग्रह को दृढ़ता से प्रचारित करना, ये भी क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो आंसर क्या रहेगा, अपनी बौद्धिक खोज में लीन यानी कि अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेम्स लॉन्ग संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। देखो जेम्स, ऐसे तो पता नहीं किसने कितने कितने मनोवैज्ञानिक रहे और उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके अपनी बातें लिखी हैं, लेकिन आप इसको अपनी बुद्धि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बात कौन सी की गई है, संवेग सिद्धांत। अब संवेग, जब संवेग क्यों आते हैं, हमारे सामने कोई परिस्थिति क्रिएट होती है, सबसे पहले क्या आते हैं, संवेग आते हैं, है ना। जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, उससे पहले उन्होंने संवेग की बात की थी। संवेग के बाद मूल प्रवृत्तियां आती, यानी कि जब भूख लगती है तभी हम खाना ढूंढने जाते हैं, जब डर लगता है तभी हम भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले क्या आते हैं, संवेग। संवेग आने के लिए पहले कोई परिस्थिति तो होगी। अब कुत्ता भागा हमारे पीछे, हमें भय लगा तो हम भागने लगे, यानी कि पहले कोई परिस्थिति रही होगी। तो सब में ही परिस्थिति लिखा हुआ था, यहाँ से तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन परिस्थिति आने के बाद कुछ ना कुछ हमारे अंदर अशांति हुई होगी, यानी कि अस्थिरता हुई होगी। अब मानसिक स्थिति, शारीरिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति तो कैसे करेगा, बाद में करेगा, मानसिक स्थिति और शारीरिक अशांति। यानी कि जब संवेग आई, जब भूख लगी है तो शरीर के अंदर कुछ अशांति हुई, तो ये वाला आ गया। और फिर उसके बाद क्या आती है, मूल प्रवृत्ति आती है, मानसिक स्थिति आती है, ठीक है। तो मानसिक स्थिति यहाँ पर भी लिखा हुआ था, यहाँ पर भी लिखा हुआ था, और ये फर्स्ट भी यहाँ लिखा हुआ था। अब बात आती है शारीरिक अभिव्यक्ति करेगा या शरीर के अंदर अशांति होगी, खुद ही अंदाजा लगाओ। अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शन कर देगा या उसकी कुछ अशांति होगी। तो पहले क्या आता है, अशांति होता है। अपनी बुद्धि के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देते तो ठीक हो जाता है, अदरवाइज ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो हम बुक के अंदर नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुछ ना कुछ आप, जैसे आप रूटीन में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व करने आएंगे। फर्स्ट स्टेप सब में सही था, दूसरे लास्ट स्टेप को देखते हैं तो यहाँ पर 2 सेम थे। तो नेग्लेक्ट करना सीखो भाई, सीधी सी बात, और ये प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, यानी कि हमारी जो हम खुद की जो बुद्धि यूज, जैसे पिछले क्वेश्चन में खुद की बुद्धि लगानी थी, उसकी विशेषता नहीं है, ये अचानक से आती है, ये बात तो सही है। मतलब जो भी हमारे अंदर एकदम से किसी सिचुएशन को देखकर जो हमारा रिएक्शन करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो एकदम से आती है, यानी कि आकस्मिकता। इसको क्या बोला जाता है, अचानक। इसको क्या बोला जाता है, अचानक। नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, यानी कि नई स्थिति आई, नई परिस्थिति आई, हमने कुछ रिएक्ट किया, वो हमारी क्या होगी, अनुक्रिया। अनुक्रिया का सहजता से होना, यानी कि आराम से हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अनुक्रिया को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स। जो हम थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत था उसमें पढ़ते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, अनुक्रिया। आदत बल, आदत बल ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये क्या पूछा गया था, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो अचानक से होती है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया को सहजता से होना, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आदत बल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की, ठीक है। पहली बात तो देखो, इसको भी आप अपनी अंतर्दृष्टि से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बात किसकी आती है, सृजनात्मकता। इसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। अब जो बच्चा कोई क्रिएटिव होगा तो समान वस्तु की खोज नहीं करेगा, वो किसकी करेगा, वो कुछ हटके करने की कोशिश करेगा। एक होता है प्रतिभाशाली बच्चा, एक होता है सृजनात्मक बच्चा। सृजनात्मक होता है ना, वो हमेशा नई चीजें करने की कोशिश करता है, क्रिएटिव होता है वो अपने काम में। और प्रतिभाशाली क्या होता है, टीचर ने आज ऐसा सुलेख लिखा, बच्चे ने कल एज इट इज सुना दिया। टीचर ने जो बात बताई, क्वेश्चन को सोल्व किया, मैथ के क्वेश्चन को एक मेथड से, बच्चे ने सेम मेथड से उसको कल एज इट इज करके दिखा दिया।
बट क्रिएटिव क्या होता है, नई तकनीक लगाता है, नई चीजों की खोज करता है। तो समान वस्तु की खोज नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से देना था, जो आप पढ़ पढ़कर उसको शार्प कर लेते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? बच्चा कैसा है? प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली बच्चा है तो क्या होगा, हर चीज को वो जल्दी सीखने की कोशिश करेगा, उसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी, तेजी से और आसानी से सीखते हैं। ये बात तो सही है। उसने पूछा था गलत, ठीक है, ये बात सही है। कठिन मानसिक कार्यों की प्रदर्शित करना, कठिन मुश्किल काम को भी आसानी से कर देना, ये बात भी सही है। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते। प्रतिभाशाली बच्चों के पास काफी सारे चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल बच्चों के पास नहीं होती हैं। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे तो कॉपी पेस्ट करते हैं, टीचर ने आज बताया उसको उसी टाइम वो याद कर लेते हैं। क्रैम करो, समझो, मतलब उनका दिमाग इतना फास्ट चलता है कि उनको अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं, जिनके अंदर अधिगम क्षमताएं कम होती है, उन बच्चों को अभ्यास की जरूरत पड़ती है, इन बच्चों को नहीं पड़ती। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला गलत है। देखो आप इस तरीके से कर लिया करो, जो बात सही लगे ना उसको ठीक का निशान लगा लिया करो, जो गलत लगे उसको गलत का निशान। अब देख लिया करो पूछा क्या है, नहीं पूछा है तो नहीं का साथ ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या रह जाएगा? डी वाला रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह संधि। अब ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वह संधि की अवस्था आयु विस्तार करे। देखो वह संधि को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टीन एज, टीन एज। और क्या बोला जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी। और इसी को क्या बोला जाता है? वह संधि बोला जाता है। ये कब से कब तक होती है? 11 से 14 वर्ष तक होती है, ठीक है। और बॉयज में कब होती है और गर्ल्स में कब होती है? बॉयज में तो होती है ये 12 से 14 और गर्ल्स में होती है 11 से 13। अब इसके बीच का ले लिया 11 से 14, ठीक है। गर्ल्स की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष इसके अंदर ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं, वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं एज कंपेयर टू बॉयज। ये किसका पार्ट है? ये किशोरावस्था का पार्ट है, किशोरावस्था का पार्ट है, ठीक है। अब किशोरावस्था की कौन सी अवस्था है? पूर्व अवस्था, ठीक है। अभी पूर्व अवस्था को ही क्या बोल दिया जाता है? वह संधि। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। देखो 10 से 12 यानी कि ये तो नहीं हो सकता। 6 से 12 ये बाल्यावस्था होगी, 8 से 10 ये भी नहीं होता। इसके आसपास का कौन सा है? 11 से 16 वर्ष। क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ये काल है ना अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखे। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लगानी थी बुद्धि, तो आंसर क्या रह जाएगा? 11 से ये 16 वाला। इसको क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि वो बड़ों में बैठे या वो छोटों में बैठे, वो बड़ा हो गया वो छोटा है। कंफ्यूजन की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, दबाव की अवस्था। ये सब किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा था, जिन्होंने 1904 में किशोरावस्था के बुक लिखी थी और किशोरावस्था नाम दिया था। उसके बाद ही हम क्या पढ़ने लगे थे? उसके बाद ही हम बाल विकास पढ़ने लगे थे। पहले क्या पढ़ते थे हम? पहले हम पढ़ते थे चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर हम पढ़ने लगे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो CDP पढ़ते हो ना, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ते हो। उससे पहले हम इसको मनोविज्ञान पढ़ते थे, ठीक है। मनोविज्ञान में क्या किया जाता था? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता था। लेकिन उसके बाद स्टैनली हॉल के प्रयासों से इसको किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे का अध्ययन करने लगे और तभी हम इसको क्या कहते हैं? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का निष्पादन परीक्षण प्रकार नहीं है? निष्पादन का मतलब क्या है? प्रयोग करके दिखाना है, यानी कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। यानी कि आप शाब्दिक नहीं हो सकते, आपको कैसा देना है? आपको एक्सपेरिमेंटल देना है। शाब्दिक दो तरीके का हो सकता है, सामूहिक और व्यक्तिगत, ठीक है। और अशाब्दिक भी कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का, सामूहिक और व्यक्तिगत। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? रिजल्ट निकाल के दिखाना है, निष्पादन परीक्षण देना है। अब निष्पादन, ये आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, दोनों ही कैसे थे? शाब्दिक और अशाब्दिक थे।
ठीक है, तो यानी कि शब्दों का खेल नहीं करके दिखाना है। को का ब्लॉक डिजाइन मतलब ब्लॉक्स को सेट करके दिखाना है। घन निर्माण यानी कि आपको क्यूब बना के दिखाना है, रचना करके दिखाना है। पास अलोंग परीक्षण, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही है निष्पादन परीक्षण। पूछा था नहीं है, तो ये परीक्षण कैसा है, ये शाब्दिक परीक्षण है और ये सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये किसके परीक्षण थे, ये बुद्धि के परीक्षण थे। क्या लिखा है क्या, हाँ ये बुद्धि, ये पूछ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है, व्यक्तिगत का है, पर्सनैलिटी का है, इंटेलिजेंस का है, तो ये किसका है, बुद्धि का परीक्षण है। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित होते हैं। अमूर्त, अमूर्त मतलब चीजों को बिना देखे, तो ये जो बाद वाली चौथी अवस्था है उसी में क्या होता है, अमूर्त तर्क होता है। लेकिन मैं एक बार सारी लिखवा देती हूँ। सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले थी संवेग गामक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको क्या बोलेंगे, मूर्त संक्रियात्मक। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। इसको क्या बोला जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल। संज्ञानात्मक की बात करते थे जीन प्याजे। मूर्त संक्रियात्मक, इसको क्या बोला जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। और औपचारिक को क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अंदर क्या होता है, अचिंतन। और इसी को क्या बोला जाता है, अतार्किक। तो कोई तर्क, अचिंतन ही नहीं है तो तर्क कहां से आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है अतार्किक चिंतन। इसको बोला जाता है चिंतन। इसको बोला जाता है मूर्त और इसको बोला जाता है अमूर्त। यानी कि बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया और बिना देखे चीज को भी वो क्या कर लेता है, थिंकिंग कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जन्म से 2, बुक्स में लिखा होता है 0 से 2, जन्म से 2, ठीक है। इसको बोला जाता है 2 से 7 और ये 7 से 12 और ये 12 के बाद। कहीं कहीं पर यहाँ 12 की जगह पर 11 भी लिखा होता है। आप देखो, जीन प्याजे के अनुसार किस आयु वर्ग में अमूर्त चिंतन, अमूर्त कौन सा था, लास्ट वाला, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल बोला जाता है। अब ये स्टेज टाइम पीरियड क्या है, ऐसा तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ मैंने लिखा 12 के बाद, यानी कि मैंने उससे पहले ये भी बोला था कि किशोरावस्था आ जाती है, यानी कि 11 लिखा है तो 11 से मान लो और 12 लिखा है तो 12। एनसीईआरटी में इसको 12 लिखा है। अब यहाँ ऑप्शन ही ऐसा है तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। ये बात टर्मन ने कही थी। ये बात किसने कही थी, टर्मन ने कही थी। देखो, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो आपको स्टेटमेंट से पूछ लिए गए हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन तुक्के से ही ठीक हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमने ये नाम तो, ये बकिंगम, ये तो हम हिस्ट्री में सीखते हैं, डियरबॉर्न, कार्लविन, ये नाम हमने पढ़े ही नहीं। एक टर्मन ही तो पढ़ा था बुद्धि वाले चैप्टर में। और यहाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, अमूर्त, बुद्धिमान। आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि बुद्धि वाले चैप्टर से हमने कितने मनोवैज्ञानिकों के नाम, 4-5 का ही तो पढ़ते हैं। तो ये टर्मन हमने बुद्धि वाले चैप्टर की जो थ्योरी की थी वहां सीखा था। तो अब जिसने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा था, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से, तो आप उसका क्वेश्चन ठीक हो सकता था, अदरवाइज गलत हो जाता। बच्चों के भीतर छुपे सामयिक घुटन, यानी कि जो हमारे इमोशंस है, हमारी घुटन है, हमारी शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, दबी हुई चीजों को बाहर निकालना, उसको कहा जाता है सामयिक विरेचन। बच्चों के भीतर छुपी हुई संवेग है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सामयिक विरेचन। अब ये देखो, ऐसे नाम है जो जिनका तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता होता। अब ये तो आएंगे प्रैक्टिस से। इसका मीनिंग ही होता है संवेगों को बाहर निकालना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति, यानी कि आपकी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त, अब जिज्ञासा है और उसके लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। जिज्ञासा तो क्या होता है, हमारा कोई इंटरेस्ट होता है किसी चीज को जानने का। अब वहां पर गौरवपूर्ण स्थिति को प्रदान करना, यही बात गड़बड़ दिख रही है। तो एक बार इसको लगा दो क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ गड़बड़ दिख रही है। आगे वाले ऑप्शंस जरूर पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना, जिज्ञासा है, उत्तर दे रहे हैं, उन बच्चों का इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं और उनको आंसर मिल रहे हैं, तो यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति पूरी हो रही है। समस्या का समाधान हो रहा है, मूल प्रवृत्ति पूरी हो रही है। कक्षा में विचार विमर्श चल रहा है, तब भी उनकी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्टि मिल रही है। कहाँ नहीं मिल रही, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति। अब गौरवपूर्ण स्थिति यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है, तो आंसर क्या रहेगा, ये गड़बड़ वाला ही, नहीं वाला ही। रोस्टर चाय डब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम व्यक्तित्व का वो परीक्षण करते हैं, जिसके अंदर मैंने एक पिछली क्लास में, शायद पिछले एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, उसमें करवाई थी 3-4 विधियां, TAT, CAT, IBT, फिर उसके बाद FWAT। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की गई थी, कार्ड्स। एक सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट भी होता है, SCT। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी विधियां होती हैं, ये सारी की सारी प्रक्षेपी विधियां होती हैं, जिसमें अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं उसको कुछ उद्दीपक दिखाकर बाहर निकाली जाती है। ठीक है, एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, वो कौन सा माइंड है, कॉन्शियस माइंड। एक कुछ चीजें दब जाती, अब वो मेरे सामने सेम स्थिति दोबारा सामने आएगी, तो हो सकता है मेरा उद्दीपक है, मेरा जो माइंड है उस उद्दीपक को देखकर रिस्पॉन्स कर दे। तो यहाँ पर क्या होता है, सामने कोई ना कोई उद्दीपक रखा जाता है और उससे मेरे मन अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें दबी हुई हैं, अचेतन मन में जो चीजें दबी हुई है, वो तुरंत बाहर निकल आई। जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा कि किसी की याददाश्त चली गई, अब उसका कोई एक्सीडेंट में कोई याददाश्त चली गई, वो सेम एक्सीडेंट दोबारा करवाया जाता है, उसके सामने उन चीजों को दोहराए जाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी चीजें बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे ही ये परीक्षण किए जाते हैं पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए। ठीक है, और ये कौन सा परीक्षण है, ये प्रक्षेपी विधियां है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म है थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये है चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, ये इंक बॉल्ट, ये वाला इंक बॉल टेस्ट, ये है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक टाइप होता है, यहाँ पर वर्ड्स बनवाए जाते हैं। यहाँ पर क्या करा जाता है, यहाँ पर कार्ड होते हैं, यहाँ पर 31 कार्ड होते हैं, यहाँ पर 10 कार्ड होते हैं और यहाँ पर भी 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या होते हैं, मेल और फीमेल की फोटोज बनी होती हैं, इनके ऊपर भी कुछ चित्र बने होते हैं और इनके ऊपर भी क्या होते हैं, मतलब चित्र ही बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कहानी लिखने को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से था, IBT से। IBT को क्या होता है, इंक बॉल्ट टेस्ट। पीछे वाले मैंने पिछले ही जो 2023 का जो पेपर सॉल्व किया था, 2022 का जो पेपर सॉल्व किया था, उसके अंदर मैंने इसको करवाया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल भी, मतलब ये किसका कौन सा पेपर है, 21 वाला, 22 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने कल वो पीछे से स्टार्ट किए थे ना, तो वहां पर इसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें IBT से नहीं आया हुआ था क्वेश्चन, वहां पर आया हुआ था यहाँ से। ये किसने किया था, 1935 में। ये कब हुआ था, 1948, और ये हुआ था 1921। ये करने वाले कौन थे, मार्गन एंड मुरे। ठीक है, और इसको किसने किया था, लियोपार्ड बेलेक ने किया था, लियोपार्ड बेलेक ने किया था। ठीक है, और ये किसने किया था, ये किया था हरमन रोशा ने, हरमन रोशा। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। IBT टेस्ट में कितने कार्ड थे, 10 कार्ड। 10 कार्ड में 5 कार्ड थे काले व सफेद, काले व सफेद। ठीक है, कार्ड की संख्या कौन सी थी, वो 1, 4, 5, 6 और 7। 2 कार्ड कैसे थे, काले, सफेद व लाल, और वो कार्ड कौन से थे, दूसरा और तीसरा। और 3 कार्ड कैसे थे, विभिन्न रंगों के थे, विभिन्न रंगों के थे। ठीक है, और वो रंग कौन कौन से, मतलब वो कार्ड कौन से थे, 8वां, 9वां और 10वां। जैसे कि ऐसे एक कार्ड बना दिया,
इसके ऊपर ये एक चित्र बना दी। अब आपको बताना ये किस चीज का है। अब कोई तो इसका कुछ नाम देगा, कोई कुछ, क्योंकि उसके अचेतन मन में जो चीजें दबी हुई थी वो उसी हिसाब से इनका आंसर देगा। और इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी? 10। टीएटी में कितने थे? 31। 31 में से 30 कार्ड रंगीन होते थे और एक कार्ड क्या होता था? ब्लैंक होता था। ठीक है, एक टाइम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक आदमी को 20 कार्ड दिए जाते, जिसमें से 19 रंगीन होते थे और एक खाली कार्ड होता था। खाली कार्ड की संख्या थी 16। ठीक है, बाकी तुम पिछली क्लास को देख सकते हो। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? ईएल थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ईएल थॉर्नडाइक कौन थे? जिन्होंने क्या दिया था? एसआर थ्योरी दी थी। उसी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम के सिद्धांत दिए थे इन्होंने। एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? एक्सपेरिमेंट बंदर, चूजों के बच्चों पर किए थे। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। जो तत्परता का नियम था, जो अभ्यास का नियम था और जो प्रभाव का नियम था, ये 3 मुख्य नियम थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पीएचडी किस पर की थी? साइकोलॉजिकल टॉपिक पर की थी, साइकोलॉजिकल उस पे की थी, एनिमल इंटेलिजेंसिया पे की थी। इन्होंने अपनी पीएचडी किस पर की थी? एनिमल इंटेलिजेंसिया पर की थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किस पर किए थे? जानवरों पर किए थे, और लागू फिर किस पर किए थे? मानव पर किए थे। शिक्षा मनोविज्ञान में इनका अहम रोल है, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1913 में। ठीक है, और बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजिकल एजुकेशन, ये पूछे हुए क्वेश्चन है जितने मैंने यहाँ करवाए। एनिमल इंटेलिजेंसिया के ऊपर पीएचडी की थी। 1913 में साइकोलॉजिकल एजुकेशन दी थी। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पूछ लिया जाता है कि इन 3 मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नहीं है उनका मुख्य नियम, क्योंकि 4 में चौथा एक वो दे देते हैं आपको, गौण नियम में से दे देते हैं। तो ईएल थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? अब ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन है इसी सेम पेपर में। ये किसने किया था? जेएल मोरेनो। ये आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना गहराई से पढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार, अब एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम क्या था? मनोसामाजिक। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, पहली अवस्था क्या थी? पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, दूसरी क्या थी? स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या थी? पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। फिर बच्चा करता है परिश्रम, चौथी अवस्था ये थी। फिर पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। फिर प्यार, प्रेम, शादी होती है या अलगाव हो जाता है। फिर छठी 7वीं उत्पादनशीलता होती है या फिर उसमें स्थिरता आ जाती है। और फिर 8वीं अवस्था कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी। 8वीं अवस्था कौन सी थी? उसके अंदर शांति हो जाती है, या वो मतलब शांति होगी तो वो बहुत बचपन की बातें करेगा, हम ऐसे करते थे, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और या फिर उसको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी अवस्था थी। ठीक है, ये किसने किया था? एरिक्सन ने। पूरे मानव जीवन को 8 अवस्थाओं में बांट दिया था। ठीक है, पूछा क्या गया? चौथी अवस्था। अब चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। यह वो वाले स्टेज होते हैं जो बाल्यावस्था वाला होता है। गलियों में घूमना, बिना थकान महसूस करने, मतलब बच्चा मेहनत करता रहता है, इतनी मेहनत करता है, उसको ये लगता है कि मेरे जितना तो मेहनती कोई नहीं, ना थकान का पता होता है ना। वो बाल्यावस्था वाली जो अवस्था होती है वो टाइम पीरियड होता है, जहां पर किशोरावस्था में आ जाते हैं। ये बाल्यावस्था में होता है, यहाँ किशोरावस्था में होता है, यहाँ शादी ब्याह की उम्र आ जाती है, यानी कि 18 से 35 साल। ये उम्र क्या होती है? 18 से 35। ये वाली कितनी होती है? 12 से 18। और ये वाली कितनी होती है? 7 से 12 वाली। यहाँ पर फिर 35 से 65, यहाँ क्या होती है? 65। और लास्ट वाली 65 के बाद की होती है, 65 के बाद की। ठीक है, और ये स्टार्टिंग वाली होती है।
विश्वास, आपको उसकी मम्मी पर विश्वास है, उसकी वो थोड़ा सा गिल्ला होते है, उसकी मम्मी कपड़े चेंज कर देती है, डायपर चेंज कर देती है, भूख लगते ही थोड़ा सा रोते ही उसको दूध पिला देती है, तो यानी कि उसको विश्वास होता जाता है। अदरवाइज उसको अविश्वास भाव, यानी कि इधर वाली सारी चीजें है ना, ये सब ये वाले जो पार्ट है ये तो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, और उधर वाले क्या दिखाते हैं, नेगेटिविटी, यानी कि द्वंद्व की अवस्था भी होती है। पहचान बनाने की कोशिश करता रहता है। अब स्वतंत्रता है, बच्चा क्या करता है, स्वतंत्र है, यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चा का मन करेगा वो वहीं कर देगा, उसको सिखाया जाता है। गेस्ट आए हुए हैं तो यहाँ नहीं करना, टॉयलेट करने की ये जगह, इसको टॉयलेट ट्रेनिंग अवस्था भी बोला जाता है। या फिर बच्चा संकोच की भावना में आ जाता है। पहल बना मतलब बच्चा खुद करने की कुछ थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है, अगर उसको करने दिया जाएगा तो वो करेगा, और नहीं करने दिया जाएगा नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना, हर चीज में उसको पेरेंट्स डांटते हैं तो उसके अंदर दोष की भावना आ जाती है, अदरवाइज वो पहल करने की कोशिश करते हैं। परिश्रम करेगा, अब उसमें हो सकती है हिंसा भी आ जाए, पहचान बनाएगा या फिर उसको द्वंद्व की भावना आ जाएगी, प्यार प्रेम होगा, शादी ब्याह रिश्ते अच्छे चलेंगे, या फिर अलगाव की भावना आ जाएगी। और जब घर बस गया, बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो उत्पादनशीलता की बात आ जाएगी, अब अलगाव हो गया तो बच्चे ही नहीं है तो फिर स्थिरता की भावना आ जाएगी। नेक्स्ट, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था में मिथ्य परिपक्वता होती है? मिथ्य परिपक्वता किसमें होती है? बाल्य अवस्था में होती है, यानी कि बच्चा झूठ माट का ही बड़ा समझने लग जाता है। ठीक है, अब तुमने वो एक ऐड देखी होगी, एक बहन के चोट लग जाती है तो भाई उसको खूब ही पीट देता है कीचड़ के अंदर लात मार मार के, क्योंकि वो अपनी बहन को क्या करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि मैं उसका बड़ा भाई, खुद गलियों में घूमता रहेगा, बहन को बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर झूठ माट की, मिथ्या का मतलब होता है झूठ माट की परिपक्वता आ जाती है, और ऐसी अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है, दूसरे के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देता है, जिसका वह अनुकरण करना चाहता है। यानी कि देखो, किसी के माइंड में ये होता है कि मैं ये बन जाऊं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन पिछले मतलब नेक्स्ट ईयर भी आया हुआ 2022 में। किसी का मन ऐसे होता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं इस पोस्ट पर होता तो मेरा भी ये टोरा होता है, यानी कि उसके अचेतन मन में कुछ चीजें दबी हुई है और वो किसी दूसरे आदमी को प्रोजेक्ट करके उसका अनुसरण करता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश करता है, तादात्म्यकरण करने की कोशिश करता है। हेलमेट, वही एक मेरा तो फेमस वही एग्जांपल है, हेलमेट पहन कर नहीं गया, पुलिस वाले ने रोक लिया, मेरा चाचा ऐसा ही है, मेरा भाई ऐसा ही है, 2 मिनट रुक जाओ अभी फोन करवा देता हूँ। यानी कि वो आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, तादात्म्यकरण करने की कोशिश कर रहा है। इसका आंसर तो यही हो जाएगा। औचित्य स्थापना क्या होता है? इसको इंग्लिश, इनके नाम है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लिया करो, हर बार बोलती हूँ। ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, समायोजन वाले टॉपिक से। आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तो वो पहचान बनाने की कोशिश करता है। औचित्य स्थापित करने में क्या होता है? रैशनलाइजेशन। अब इसमें क्या करता है? इसको क्या करता है? इसमें होता है शोधन या शुद्धिकरण भी बोला जाता है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे। ठीक है, कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो आप ये कहते हैं मुझे तो चाहिए ही नहीं था, जॉब नहीं मिली, बच्चा फटक से कहता है अरे मैंने तो पेपर वैसे ही दे दिया था, मुझे कौन सी ये जॉब करनी थी, अंगूर खट्टे। ठीक है, फिर ऐसे होता है कि प्रमोशन नहीं हुआ तो कहता है अरे प्रमोशन लेता तो मैनेजर की पोस्ट पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती, मैं तो क्लर्क का काम करके ही खुश हूँ, बदली हो जाती, दूसरे शहर में जाना पड़ता। गाड़ी क्यों नहीं ले रहा? क्या करूंगा गाड़ी लेकर, पैदल चला जाता हूँ, सेहत अच्छी रहती है, गाड़ी का लेता तो पेट्रोल के पैसे भी लगते। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? वो यहाँ पर औचित्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। प्रक्षेपण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर ढाल देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बार बार बल्ले की तरफ देखना। टेनिस खिलाड़ी उसको बल्ले की तरफ देखता है कि शायद इसमें कुछ गलती है, इसलिए मैं अच्छे से शॉट नहीं मार पा रहा हूँ। स्कीपिंग करने वाली लड़कियां बार बार उसको रस्से को देखती हैं कि इसकी साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए शायद मैं स्किप नहीं कर पा रही हूँ, इसका साइज छोटा है। यानी कि खुद की कमी दूसरों पर ढाल देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। विस्थापन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? अब आपसे जो कमजोर आदमी है उसके ऊपर आकर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, क्लास में टीचर ने मार दिया, क्लास का गुस्सा घर आकर छोटे बहन भाई पर निकाल देना, जिससे आपको ये लगे कि आपका यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वहां पर आप क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हो। ठीक है,
और जैसे कि आपके फादर ऑफिस में मैनेजर से कोई लड़ाई हो जाती है और घर आकर सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर निकाल देते हैं, वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तादात्म्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। भाषण, भाषण की बात आती है तो तुतलाना तो भाषण है, हकलाना भी भाषण है, अस्पष्ट उच्चारण भी भाषण है। ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी होती ही नहीं है, वैसे तो बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था भाषण विकार, तो भाषण विकार कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ऊर्जा की कमी। क्वेश्चन यही खत्म हो गए, क्लास को यही रोकती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में क्या करेंगे, ये 2021 का था, 2021 का SST HTET में CDP के जो क्वेश्चंस आए थे वो पेपर सोल्व किए CDP के। ठीक है, अगली क्लास में कौन सा करेंगे, 2021। ठीक है, इससे पहले 2022 का करवा चुकी हूँ, 2023 का करवा चुकी हूँ, आप इन तीनों को देख लेना, उसके बाद 2020 का करेंगे। थैंक यू।